Hello, all the listeners of this lecture. So today we are on the lecture 3. We know in this lecture how to grow a crystal, a polycrystalline silicon, which is used to manufacture the wafers, and then these wafers are used to create the ICs. I have divided this method into two parts. This is first part of this method. In this we read about the crystal structure, various kind of defects, and several fundamentals about the crystal theory, or we can say the growing of crystal, the theory behind the growing of crystal. So let us start the process. Here you can see, here this side you can see the basic reactor or the basic instrument which is used to grow the ingot or the polycrystalline silicon. Basically it is of the height of in meters. So actually this instrument looks like the industrial apparatus, you can say industrial size CZ crystal grower. So crystal method, or you can say CZ technique or CZ process. I am saying CZ all the times because it is famously known for the CZ method. It is a method of crystal growth which is used to obtain single crystal of silicon or semiconductors, for example silicon, germanium और गैलियम आर्सेनाइड. तो ये गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन और जर्मेनियम को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है. ग्रो जस्ट लाइक what we have read about the grow is like a plants. So similar like the plants, we have to grow this single polycrystalline silicon. It takes hours to complete, and millimeter by millimeters it will be available in the form of a crystalline solid rod in this apparatus. So before the name of the scientist सोक्रास्की, ये 1915 के अंदर उन्होंने बनाया था, जो उस टाइम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे क्रिस्टलाइजेशन रेट्स ऑफ मेटल की. तो उन्होंने ये मेथड को फॉर्म किया था. हम कह सकते हैं कि सारे के सारी आईसी फैब्रिकेशन जो आज भी की जाती हैं लगभग सभी इस मेथड के थ्रू पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को प्रिपेयर किया जाता है. तो उससे पहले जाने से पहले मैंने कहा था कि कुछ थ्योरी, कुछ फंडामेंटल्स हम इसमें रीड करेंगे. सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा अबाउट द मिलर इंडिसेस. मिलर इंडिसेस बताती थी कि एक क्रिस्टल, जो हम क्रिस्टल को क्यूबिक फॉर्म में लेते थे, उस क्यूबिक लेते हैं उसके अंदर जो हमारे एटम्स हैं वो कहाँ पर लोकेट करते हैं. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ नोटेशन जो क्रिस्टलोग्राफी के लिए किसी क्रिस्टल के प्लेन्स को जानने के लिए की जाती थी. कई सारी फैमिली, जिसमें 3 ये मेजर है जो हम यूज़ करेंगे, केवल मैं उन्हीं को ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ. और भी इसके अलावा कई सारी फैमिली यहाँ पर होती हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 इंटीजर्स H, K और L को लिया जाता है, जिसको हम मिलर इंडिसेस बोलते हैं, विच डिनोट्स द फैमिली ऑफ प्लेन्स. तो अगर ये वाला हम क्रिस्टल की बात करें, अगर एटम्स जो हमारे प्रेजेंट हैं वो कुछ क्रिस्टल के इस तरह से प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, ये हमारा H, K, L जो है, H इज़ 1, 0 एंड 0. दैट मीन्स जस्ट लाइक लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की बात करते हैं, सेम हम यहाँ पर भी देखते हैं कि ये यहाँ पर ये तो 1 है. अगर ये 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट मेरी ये है, बट इस साइड पर और तीसरी डायरेक्शन में उसका कोई भी मूवमेंट नहीं है. सो दिस क्रिस्टल इज़ 1, 0, 0. सिमिलरली दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल इज़ 1, 1, 0 एंड दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल विल बी 1, 1, 1. यहाँ पर एटम कुछ इस तरह से होंगे और यहाँ पर कुछ टेट्राहेड्रॉन टाइप में 1, 2, 3 और 4. ये 4 सिलिकॉन के जो एटम हैं जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे, उनकी बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होगी. तो दिस इज 1, 1, 0 एंड दिस इज 1, 1, 1.
क्योंकि यही प्रॉपर्टी हमें आगे बहुत सारी चीज़ें, डिफेक्ट्स और हमें किस टाइप का हमें वेफर बनाना है उसकी जानकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जानने के लिए हम अगर कहें तो ये जो प्रॉपर्टी हैं, जस्ट लाइक कुछ प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज़ या मटेरियल की स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रक्चर रिलेट्स टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है अगर किस टाइप का है, फॉर एग्जांपल 111 है, 110 है, तो ये उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी इलास्टिसिटी। और साथ ही साथ कुछ प्रोसेसेस लाइक ऑक्सीडेशन, अगर हमारा अपर लेयर पे, फॉर एग्जांपल अपर लेयर पे एटम्स ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीडेशन विल बी फास्टर। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मैंने एग्जांपल के लिए ली हैं, और जो ये 110, 111 और 100 के केस के अंदर हमें ये तीन तरीके के मेजरली हम बनाते हैं क्रिस्टल्स, उसमें यूज़ होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 111 है उसकी हाई स्ट्रेंथ उसकी हाई रहती है। ठीक, और साथ ही साथ मोर एटम ऑन द सरफेस होते हैं 111 के केस में, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा यहाँ पर, फास्टर रहेगा। तो ऑक्सीडेशन मेरा यहाँ फास्टर रहेगा, और ये ग्रो करना काफ़ी इजी होता है, मतलब जो मैंने ऑपरेटर्स दिखाया उसमें काफ़ी इजीली ये ग्रो हो जाता है। 100 मॉस डिवाइसेस के लिए यूज़ होते हैं, 111 बीजेटी के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं, 110 काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है जिसको हम बहुत रेयरली ही ग्रो करते हैं। अब एक चीज़ तो हमने पढ़ ली कि स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा तो स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी होंगे। तो जो रियल क्रिस्टल, हमारे एक क्रिस्टल और दूसरे क्रिस्टल के बीच में जो भी डिफरेंसेस कहें, वो डिफरेंसेस हमारे उसके एक तो स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल किस टाइप का है, ठीक, कौन से प्लेन्स में एग्जिस्ट करते हैं उसके एटम्स, साथ ही साथ किस टाइप के डिफेक्ट्स वहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। वो डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स और डिसलोकेशन जो हमारी कभी कभी थर्मल एजिटेशन, मतलब बिकॉज ऑफ द हीटिंग, जब हम उसको ग्रो करते हैं उस टाइप के डिफेक्ट्स उसमें आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा सीजेड मेथड है बेसिकली वो एक टाइप की हीटिंग ही उसमें हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो उसकी स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है। तो चार टाइप के डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, इसको हम डिसलोकेशंस भी बोलते हैं, एरिया और प्लेनर, और वॉल्यूम डिफेक्ट्स। अगर ये डिफेक्ट्स उसके अंदर होते हैं तो उसकी ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हमने पॉली सिलिकॉन बनाया है वो हमारी उसकी ये प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें हाईली प्योर एंड डिफेक्ट फ्री चाहिए होगा उसको फर्दर आईसी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। So first of all, the point defects, it is of three types. From the figure itself you can be see, like for example it is interstitial। तो यहाँ पर आप देखें अगर कोई एक एक्स्ट्रा एटम यहाँ पर आ जाए, जैसे हम डोपिंग करते हैं तो इस टाइप के इंटरस्टिशियल साइट्स वहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं, इधर आ जाए या फिर यहाँ पर इम्प्योरिटी कोई दूसरी, या तो सेम एटम की या फिर दूसरे एटम की, यहाँ पर दूसरे मटेरियल के एटम की यहाँ पर आ जाए, तो उसको हम इस टाइप के बोलते हैं। और इस टाइप के सिंगल डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी एक क्रिएट हो जाती है, या फिर एक्स्ट्रा एटम्स, जब हमारा एक सिंगल एटम की बात करें तो शॉर्टकी डिफेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें कि यहाँ आना चाहिए था ओरिजिनल एटम, बट यहाँ पर है एक दूसरा इम्प्योरिटी वाला एटम, तो इस टाइप की हम सब्स्टिट्यूशनल साइट यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखें तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ठीक यहाँ पर देखें तो ये वाला जो एटम है वो हट के अपनी पोजीशन चेंज करके वो दूसरी जगह पर आ गया है, तो ये मेरा फ्रिंकल डिफेक्ट है। तो ये मेरे डिफरेंट टाइप के मैंने डिफेक्ट्स पढ़े। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, और एज पर द थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंगली ये सारे डिफेक्ट्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन के अंदर जो मेरा एन डी है, इट इज़ द कंसंट्रेशन, जो हमारे पॉइंट डिफेक्ट होंगे, इट इज़ द कंसंट्रेशन
concentration of point defects. A मेरा एक कांस्टेंट है, A is the constant. EA is the activation energy. EA is the activation. I am writing it. You can write it also on your notebook. Activation energy कि जो हमें उसकी एक्साइट करने के लिए एटम को चाहिए. T is the absolute temperature and K is the Boltzmann constant. ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी कि कितनी कंसंट्रेशन पॉइंट डिफेक्ट की हो सकती है. So now talk about the dislocations. These are of two types, screw and the line dislocations. So if we study this diagram here, you can see इस डायग्राम के अंदर ये जो दो एटम हैं, इन्होंने अपना अलग ही प्लेन बना लिया है. आप ये देखें, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो हमारी सिलिकॉन की लाइन है, ये एक अलग ही प्लेन फॉर्म हो गया है. अदरवाइज बाकी सारे एज इट इज़ हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ परपेंडिकुलर प्लेन एक नया जनरेट हो गया. जस्ट लाइक एक ये प्लेन तो नॉर्मल चल रहा था और उसके ऊपर एक प्लेन ऊपर 3D में मुझे यहाँ पर मिल गया है. तो ये एक एक्स्ट्रा प्लेन यहाँ पर फॉर्म हो गया है. ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है और ये एक टाइप के डायनामिक डिफेक्ट्स होते हैं. जो डायनामिक इफेक्ट्स कभी भी मूव हो सकते हैं, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. डिसोसिएट मतलब एक्सपेंड हो सकते हैं और दो अलग अलग कंबाइन भी हो सकते हैं. जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस चाहिए इन टाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उस ये डिसलोकेशन होने के लिए, वो डिसलोकेशन होने के लिए इस फॉर्मूले से हम उस स्ट्रेस को निकाल लेते हैं. इन दिस इक्वेशन बीटा इज द लेटिस concentration. Beta is the lattice concentration. I am writing beta is the lattice concentration which reflects the degree of distortion introduced by the impurity. C is the impurity concentration. So this is C is the impurity. C is the impurity concentration. E, as you all know, is the Young's modulus, and here V is basically the nu. V is basically the nu, which is called as the Poisson's ratio. I am preferring SMZ for this subject, so you can take it also. Next two defects are the area or the area or planar defect. So here this is also two types, twin or gain boundaries. So for example here मैं एक layman language में कहूँ तो यहाँ पर different atoms और same atoms, अगर मेरा ये structure है तो अलग से suppose same बिल्कुल structure सामने उसके फॉर्म हो जाता है कई बार. ये मैं एक आइडियल केस में बोल रहा हूँ. तो एक मिरर इमेज हमेशा नए एटम्स की या इम्प्योरिटी एटम्स की फॉर्म हो जाएगी. तो एक कह सकते हैं कि एरिया वाइज वो अपने आप को इंक्रीज करता है. तो इसको हम ट्विन बाउंड्री एरिया डिफेक्ट बोलते हैं. और अगर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर ना हो, ओरिएंटेशन सिमिलर ना हो, तो उसको हम गेन बाउंड्रीज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल किसी भी अननोन, सपोज ये मेरा था, मैं दोबारा बना देता हूँ. अगर ये मेरा स्ट्रक्चर था तो किसी भी अननोन जगह पर आकर वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाना, मतलब उसका ओरिएंटेशन बिल्कुल वाइस वर्सा या मिरर इमेज ना हो, तो उस केस के अंदर उसको हम गेन बाउंड्रीज बोलते हैं. ऑल्सो इट कैन बी कंसिडर्ड हियर देयर इज नो परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन relationship in the gain boundaries, where in the twin boundaries there is the
certain symmetry which exists in the structure. So in case of volume defect, so again for the volume it is in the case of layer for the area, but for the volume यहाँ पर जो हमारी impurities precipitate हो जाती हैं रिएक्शन करने की वजह से, तो वो impurities किसी स्ट्रक्चर के ऊपर जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिसके वजह से उसको भी हम एक तरीके का बाउंड्री डिसलोकेशन बोलते हैं। और वो कहते हैं कि पूरे उसका, सपोज ये मेरा स्ट्रक्चर था 3D फॉर्म में अज्यूम करें, तो बाद में उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो गई पूरी की पूरी। तो कभी कभी डोपिंग की वजह से इनसाइड और आउटसाइड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद द एटमॉस्फेयर, तो वो अपना वॉल्यूम को चेंज करता है, जिसकी वजह से अंदर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिसलोकेट हो जाता है। इसको हम वॉल्यूम डिफेक्ट्स बोलते हैं। नाउ लेट अस सी अबाउट द ग्रोइंग क्रिस्टल थ्योरी। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो सिलिकॉन मेरा EGS फॉर्म में होता है उसको हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ले जाते हैं और स्लोली उसको लिक्विड फॉर्म की सिलिकॉन को हम स्लोली ग्रो कराते हैं, सो दैट हमें यहाँ पर 100% प्योर वर्चुअली कहें विदाउट किसी इम्प्योरिटी के मुझे पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन और इंगॉट वहाँ मेरा प्रोड्यूस हो जाए, ग्रो हो जाए। तो उसके पीछे जो भी इक्वेशंस हैं या थ्योरी है वो इस स्लाइड में मैं और इसके नेक्स्ट में बताऊंगा कि हमें किस किस चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना होता है कि क्यों हम टेम्परेचर मेंटेन करें, क्या मेरी ये स्पीड होनी चाहिए ग्रो करने की। ग्रो अपने आप नहीं, वी हैव टू पुल दिस सिलिकॉन इन द रॉड इन द अपरेटस। तो सीजर मेथड के अंदर हमारे बहुत सारे फेज चेंजेस होते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट में। अगर हम रफली कहें तो यहाँ लिक्विड फॉर्म जो हमारा सिलिकॉन है उसको हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, साथ ही साथ उसमें हमारी कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर लेवल पर ही रखें सो दैट कोई इम्प्योरिटीज़ हमारी स्वेप्ड आउट हो जाएं और मुझे प्योर सिलिकॉन मिल जाए। तो जो हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन के करस्पॉन्डिंगली हमारी इक्वेशन होती है जिसके थ्रू मेरा जो हीट है वो सॉलिड के अंदर ट्रांसफ़र होती है, जो यहाँ पर L है, वेयर L इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस dm by dt is the mass solidification rate. T is the temperature, again T is the temperature, KL, KS are the constant, and A1, A2 are the two positions of the isotherms. So हम इस फिगर से अगर देखें तो ये बताता है पोजीशन हमारी सॉलिड और लिक्विड के बीच की। तो यहाँ देखें कि ये टेम्परेचर का कर्व है और ये डिस्टेंस बिटवीन एटम्स जो मेरी सॉलिड होती जा रही है यहाँ मेल्ट फॉर्म में है, और ये डिस्टेंस दो आइसोथर्म दिखाए हैं जहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो मेरी चेंज हो रही हैं। तो किस तरीके से मेरा यहाँ पर जो इम्प्योरिटी एटम है वो रह गए हैं और केवल मेरे प्योर एटम्स, मोस्टली प्योर एटम्स मेरे सॉलिडिफाई होते जा रहे हैं।